नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 26 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोदी ने भले ही इजराइल की तारीफों में पुल बांधे हो, भले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय कपड़ों में मोदी का स्वागत किया हो, वहां पे बढ़िया नाच गाना चला हो, तमाम तरह की बातचीतें हुई हो, भारत के खाने के हिसाब से वहां पे डिनर का मेनू सेट किया गया हो, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही मोदी साहब पहुंचते हैं उनके साथ वहां की पार्लियामेंट में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पूरी दुनिया आज भारत का मजाक बना रही है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने ईरान पे हमला करने की तैयारी को और पुरजोर तरीके से बढ़ाने की बात की है, और ऐसा क्यों कहा है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान की तैयारी समय कितने इंटेंस लेवल पे है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही समय इजराइल क्या कुछ कर रहा है और इसका इंपैक्ट ईरान पे कैसा पड़ेगा इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके हक में खड़े हैं, इजराइल के हक में या फिर फिलिस्तीन के हक में, कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों मैं आपको इजराइल की ही बताऊंगा। दरअसल इजराइल के दौरे पे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच चुके हैं। पहुंचने के दौरान वहां पे उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत हुआ। वहां पे उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई, भारत का सम्मान हुआ, भारत के तिरंगे झंडे से पूरा जेरूसलम लहलहा उठा, हमारा तिरंगा इजराइल में लहरा रहा था, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन वहां पे जाने के बाद मोदी साहब ने जो कुछ बोला वो अब सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि भारत का दोस्तों ऑफिशियल स्टैंड था कि हम कभी भी फिलिस्तीन के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। यानी भारत को जब वोट करना था तो सबसे पहले नॉन मुस्लिम पहला ऐसा देश भारत था जिसने फिलिस्तीन के हक में वोट किया था। अभी हाल फिलहाल में यूएन में जब ईरान के हक में वोटिंग चल रही थी तो ईरान के हक में वोटिंग की, यानी इजराइल से एक तरह से अलहदा वाली हमारी जो नीति थी वो हो गई। इसी बीच आपने ये भी दोस्तों देखा होगा कि जब जब यूएन में फिलिस्तीन और गाजा का मुद्दा उठा है, भारत ने हमेशा से ही गाजा का सपोर्ट किया। लेकिन आज मोदी साहब इजराइल में जाके कहते हैं कि इंडिया स्टैंड विथ इजराइल। क्या कुछ कहा पहले सुने, फिर इसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। सुने आप। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फॉर्मली with full conviction in this moment and beyond. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि मोदी साहब ने एक तरह से डुअल नीति दिखाई। पहले आप फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं, फिलिस्तीन के लिए वोट करते हैं, और बाद में जब कुछ करने और कहने की नौबत आती है, आप इजराइल गए थे, आप फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पे बातचीत कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने वहां पे जाके सीधा सीधा बोल दिया कि इंडिया स्टैंड विथ इजराइल। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की चापलूसी आप देखिए दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को खुश करने के लिए बाकायदा शर्ट पैंट और सदरी पहन के आते हैं। आमतौर पे बेंजामिन नेतन्याहू को आपने जब देखा होगा तो लोअर टी शर्ट में देखा होगा, ब्लैक कलर की टी शर्ट ये बंदा पहनता है, ब्लैक कलर का ही लोअर पहनता है, या फिर अगर फॉर्मल सूट में देखा होगा तो ब्लू या ब्लैक कलर के सूट में और व्हाइट शर्ट में देखा होगा। लेकिन पहली बार भारत का जो अपना पहनावा ओढ़ावा है, भारत का अपना जो एक पोशाक है, उस कपड़े में ये भाई साहब आते हैं और आने के बाद ये मोदी साहब से हाथ मिलाते हैं, और उसका भी वीडियो देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू भारत को खुश करने में लगे हैं। और साथ ही जो लोग ये कहते हैं कि देखिए इजराइल भारत का कितना बड़ा सगा है, तो अब आपको एक बहुत ही आपत्तिजनक घटना बताता हूं। दरअसल जैसे ही मोदी साहब वहां के पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और जैसे ही मोदी साहब का नाम लिया जाता है, फौरन ही अपोजिशन के जितने लोग थे वो बाइकआउट कर जाते हैं। मर नरेंद्र मोदी, इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री का नाम जब बुलाया जाता है, इसी के जस्ट बाद
जो अपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने फौरन ही मोदी का बाइकआउट कर दिया। भले इसके बारे में अब फैक्ट ये निकल के सामने आ रहा है कि दरअसल ये बाइकआउट मोदी का नहीं था, ये बाइकआउट बेंजामिन नेतन्याहू का था, चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी के दौरे के दौरान अपने ही कोर्ट के जजों को नहीं बुलाया था, जो कि वहां का बेसिक प्रोटोकॉल था। लेकिन अब वजह आप ये देखिए कि चाहे वो बाइकआउट इजराइल के अपने अलग मुद्दे पे था, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू को सबक सिखाने के लिए था, लेकिन अगर मोदी के सामने ऐसी कोई घटना घटी है तो मतलब बड़ा साफ है कि यहाँ पे अपमान और बेइज्जती मोदी साहब की ही हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी साहब अलग अलग बयान देते हुए नजर आए। जैसे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि भारत मदरलैंड है और वहीं इजराइल फादरलैंड है। अब ये फादरलैंड कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? जैसे भारत मदरलैंड यानी भारत तो माता हो गई, भारत माता की जय, लेकिन अब इजराइल पिता हो गया तो क्या इजराइल पिता की जय भी बोलना पड़ेगा? ये सवाल बंधु भक्तों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन क्या कुछ कहा मोदी साहब ने, थोड़ा सा सुने आप। Israel is their fatherland and India their motherland. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से मोदी साहब ने अब मदरलैंड और फादरलैंड की बातचीत करने लगे। अब सुनिए, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर दिल्ली की एक घटना आपको बताता हूं और ये घटना सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि दिल्ली की पुलिस हिमाचल प्रदेश के शिमला पहुंच जाती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने। क्योंकि दिल्ली पुलिस के हिसाब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोई बड़ा कांड कर दिया था। अब जैसे ही दिल्ली की पुलिस वहां पे पहुंचती है, अचानक से हिमाचल प्रदेश यानी शिमला की पुलिस दिल्ली पुलिस वालों को रोकती है और रोकने के बाद कहती है कि भैया कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। अब इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि हम तो दिल्ली पुलिस से हैं। इस पे हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने कहा कि अगर आप हमारे राज्य में आए थे तो अरेस्ट करने से पहले क्या आपने हमसे बातचीत की? दिल्ली पुलिस वहां पे कुछ जवाब दे नहीं पाती और इसके बाद पता चला कि ये गिरफ्तारी थी ही नहीं, ये तो किडनैपिंग थी दिल्ली पुलिस द्वारा। कानूनता जो चीजें है, जो फैक्ट है, जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से ये कोई अरेस्टिंग नहीं थी, ये किडनैपिंग थी। और उसके बाद शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को अरेस्ट कर लिया और उसका वीडियो देखें आप। पूरे सुबह से मैं दिखा रहा हूँ आपको आईडी। क्या नाम है आपका? सर एक मिनट, नाम बताओ। नाम बताओ आप, नाम बताओ। सर मैं सुबह से अरे आप नाम आईडी दिखाओ, यहीं पे कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। Why you are shouting at your road? आईडी दिखाओ, Same thing again and again. Why? राहुल मित्र। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ। सुबह भी देख चुके, दोबारा देखिए सर। कोई आईडी नहीं दिखाई आपने, कोई आईडी नहीं दिखाई कैमरे के सामने झूठ बोल रहे You are a well educated person. बिल्कुल सर। I am a well बन जाएगा अनपढ़ समझते हो ना? आपकी वजह से इतने लोग परेशान हो रहे हैं। Why? सर देखिए ना, ट्रैफिक लगी है, मेरी गाड़ी है क्यों? कहाँ खड़ी है? ये खड़ी है सर, पूरा ट्रैफिक खुला हुआ किसकी है। गाड़ी है? आपकी वजह से एक ये इनकी साफ 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 की गाड़ी है। हाँ प्लीज आप लोग अंदर करेंगे, आप बाहर करेंगे, जाने को तैयार, जाने को तैयार हम आपकी बात समझ सर, किसी का मैं एक बात इधर वजह से इतनी पब्लिक को हम सबके साथ सीधा पड़ रहा है। अब आप फर्क नहीं करेंगे। सर आप अंदर कीजिए ना सर, आप जाने को तैयार दिया ना। अब इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो यार मैं आपको क्या कर सकता सुबह इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस हिसाब से हिमाचल प्रदेश की पुलिस जब सवाल पूछती है तो दिल्ली पुलिस के पास उसका कोई जवाब नहीं होता और मजबूरी में फिर हिमाचल प्रदेश की पुलिस को किडनैपिंग का मुकदमा लगाते हुए दिल्ली प्रदेश की पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा। अब सुनिए, इधर ये तमाम चीज चल रही है, लेकिन अब आपको ईरान की खबरों की तरफ लेके चलता हूं। दरअसल ईरान में इस समय जंग की तैयारी इतने एडवांस लेवल पे चल रही कि ऐसी तैयारियां शायद आपने न देखी होगी न सुनी होगी। बीच में इजराइल की तरफ से दोस्तों ये बयान आया था कि एक काम करते हैं, ईरान की ऑयल रिफाइनरी पे हम हमला कर देते हैं। ऐसे हाल में जब ईरान के पास तेल ही नहीं बचेगा तो कितने दिन उसके लोग लड़ेंगे? हर चीज को चलाने के लिए तेल चाहिए, बिजली पैदा करनी है तो तेल चाहिए, आपको मोटर गाड़ियां भी चलानी है तो उसके लिए तेल चाहिए। तो अगर तेल खत्म ईरान का तो हमसे ये जंग लड़ेगा कैसे? अब जैसे ही ये बात ईरान को पता चले, ईरान ने कहा अच्छा बेटा ये बात है। ईरान ने अपने टैंकरों को लोड करके कम से कम इतना टैंकर में तेल लोड किया कि कम से कम अगर आप मान के चले तो 1 महीने तक ईरान का काम आसानी से चल जाएगा। और उस टैंकर को अपने आसपास के समुद्रों में उतार दिया, जो ईरान के टेरिटरी में समुद्र आते हैं वहां पे उतार दिया कि चलो अगर तुम हमारे रिफाइनरी पे हमला करते हो तो हमारे पास बैकअप में इतना तेल है कि हम जब चाहेंगे तब अपना काम आसान कर लेंगे। और छोटे छोटे टैंकरों पे किया ताकि
इनकेस एक टैंकर पे हमला हो तो उससे कोई खास फर्क ना पड़े। हजारों की तादाद में टैंकरों को समुद्र में छोड़ दिया है और इससे टेंशन की बात इजराइल और अमेरिका के लिए इसलिए है कि अब ये खुद कंफ्यूज है कि कौन से जो टैंकर है वो तेल वाले हैं, कौन से हमला करने वाले हैं, किसमें क्या रखा है, क्या छुपा है, इसकी जानकारी किसी के पास भी दोस्तों इस समय नहीं है। खैर, इधर जेडी वेंस का बड़ा बयान निकल के सामने आया, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। जेडी वेंस ने कहा कि इस समय ईरान ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बना रहा है जिसका टारगेट अमेरिका ही होगा। यानी एक तरह से फिर से जंग को उकसाने का काम जेडी वेंस ने किया और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए पहले। But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. On what we need to see from इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जेडी वेंस ने फिर से अमेरिकन गवर्नमेंट को उकसाया है कि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको जंग करनी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। और इसी बीच मार्को रूबियो ने एक अहम बातचीत में कहा कि ईरान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमारी जो बातचीत होगी वो केवल न्यूक्लियर तक सीमित नहीं रह जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों बड़ा साफ है कि अगर ईरान न्यूक्लियर के मामले में अमेरिका की बातचीत सुनता भी है तो अमेरिका अपनी बातचीत को एक लेवल और आगे लेके जाएगा और बैलिस्टिक मिसाइल तक बात पहुंचेगी। यानी अब इनका दोस्तों क्लियर एजेंडा है कि किसी भी सूरत हाल में ईरान को इतना मजबूर कर दो कि या तो वो कुचल के अपने आप को ही मार दे, नहीं तो फिर जंग लाजमी हो जाए। चूँकि देखिए, जब तक मामला न्यूक्लियर का था ईरान सुनने को तैयार था, लेकिन अब आप न्यूक्लियर से आगे बढ़ जाएंगे, आप न्यूक्लियर को चेंज करके ये कहेंगे कि भैया न्यूक्लियर छोड़ो, बैलिस्टिक पे भी बातचीत करो, तो ईरान इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेगा? और ईरान ने तो साफ तौर पे कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के मामले पे तो हम इतना भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहा था मार्को रूबियो ने, थोड़ा सा सुने आप। I don't think diplomacy is ever off the table. The president wants diplomatic solutions. He prefers them. He prefers them greatly. He wants that more than anything else. So I wouldn't characterize tomorrow as anything other than the latest in a set of conversations, and hopefully they're productive. But eventually, we'll have to have conversations about more than just the nuclear program. But if you can't even make progress on the nuclear program, it's going to be hard to make progress on the ballistic missiles as well. So I wouldn't characterize tomorrow as anything other than the next opportunity to talk. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, चाहे जेडी वेंस हो चाहे मार्को रूबियो हो, सबका मन क्लियर है कि हमला हो जाए। और इसी बीच मार्को रूबियो का एक और बयान निकल के सामने आया है, जिसमें मार्को रूबियो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ईरान न्यूक्लियर के मामले में तो आगे है ही, लेकिन ईरान के पहाड़ों के अंदर क्या रखा गया है, हमारा फोकस उस पर भी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है वो चीज़ आप खुद समझ जाइए कि पहाड़ों के अंदर क्या रखा है और उसका क्या एजेंडा है। चूँकि इनका इरादा बड़ा साफ, बड़ा क्लियर है कि एनी हाउ अटैक हो, और इनको ये डर है कि ईरान ने अपने पहाड़ों के अंदर कई सारे सीक्रेट बंकर और सीक्रेट चीज़ें बना रखी हैं, और यही वजह है कि बार बार ये उकसावे की राजनीति कर रहे हैं। Well, they don't need to enrich in order to have nuclear energy. They don't need nuclear energy, by the way. They have plenty of natural gas. But if they wanted nuclear energy, they could have it the way other countries have it. The fact that they refuse to get it that way, the fact that they insist not just on enrichment, but on enrichment in locations located inside of mountains is, I think you would have to lack common sense to not know what that means or what that could mean. खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और आज थोड़ा सा सेटअप फिर से चेंज हुआ है, और ये मेरा पुराना सेटअप है। दरअसल मैं पोडियम पे ही पहले वीडियो बनाता था। तो ये सेटअप आपको कैसा लगा, ये एडिटिंग का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।